हाय गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो लास्ट 3 to 4 इयर्स में जो इंडियन मार्केट में हमें ये बुल रन देखने को मिल रहा है, अगर आप किसी से भी पूछोगे कि इस बुल रन का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन रहा है, तो क्लियरली उसका जवाब होगा हमारा स्मॉल कैप सेक्टर। जहां पर लास्ट 3 इयर्स में जो इंडिया के स्मॉल कैप फंड्स ने जिस तरीके के एक्सेप्शनल रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, ऐसे रिटर्न्स हमने हिस्ट्री में कभी देखने को नहीं मिले इन द स्मॉल कैप सेक्टर। अब इन्हीं रिटर्न्स के चलते अगर आप इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स देखोगे इन द लास्ट 5 इयर्स, तो ऐसे में हम क्लियरली देख सकते हैं कि कौन स्मॉल कैप फंड्स जो कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है इस पूरी स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसने लास्ट 5 इयर्स में 49.86% की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 30% की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं और निप्पॉन इंडिया ने 40% से भी ज्यादा की सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं इन द लास्ट 5 इयर्स। अब इन स्मॉल कैप फंड्स के इसी तरीके की रिटर्न्स की वजह से आज के टाइम ये कैटेगरी इन्वेस्टर्स की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कैटेगरी बन गई है। बट पिछले कुछ टाइम में जो इंडियन मार्केट्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, इस करेक्शन में जितना फॉल हमें ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला जो कि अराउंड 15 to 16% का था, उसी के अगेंस्ट अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में देखोगे तो ये करेक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें 26 to 27% तक देखने को मिला। और इस पूरे ही करेक्शन से इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का थोड़ा आइडिया आया कि जिस तरीके से स्मॉल कैप फंड्स हमें काफ़ी बेटर रिटर्न्स देते हैं ओवरऑल मार्केट से, वहीं जब मार्केट में करेक्शन की बात आती है तो उतना ही बड़ा रिस्क हमें स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिलता है ना। आफ्टर दिस रीसेंट करेक्शन इन द स्मॉल कैप इंडेक्स, काफी सारे इन्वेस्टर जो कि पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड्स को प्रेफर करते हैं ड्यू टू देयर हायर रिटर्न्स, उनके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन तो यही है दैट इज दिस द राइट टाइम टू फर्दर इन्वेस्ट इन द स्मॉल कैप फंड्स और दे शुड वेट और फर्दर स्टॉप देयर एसआईपीज। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है वो ये है कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने की एक राइट स्ट्रेटेजी क्या है जिसके बेसिस पे हम इस वॉलेटाइल मार्केट्स में भी स्मॉल कैप इंडेक्स में एक सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएं। थर्डली, अकॉर्डिंग टू अर रिस्क एपेटाइट, हमें पर्टिकुलरली स्मॉल कैप फंड्स में कितने परसेंट का अपना एलोकेशन रखना चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट, हम ये समझेंगे कि मार्केट में जो मोस्ट पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स आज के टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं, उसमें से हमारी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा फंड ठीक रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको जरा सी वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा जिससे इस तरीके की फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, अ क्विक डिस्क्लेमर कि जिन भी म्यूचुअल फंड्स का नाम इस वीडियो में लेंगे या फिर जिस भी स्ट्रेटजीज के बारे में अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ये किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, ना ही इस चीज की अर्जेंसी है कि आप उसी तरीके की जो स्ट्रेटजी है फॉलो करो। ये केवल आपको एक आइडिया देने के लिए है। एंड मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले प्लीज अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। एंड बिफोर यू प्रोसीड टू द वीडियो, आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट में आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में कितने परसेंट एलोकेशन स्मॉल के फंड्स का रखे हुए हो। इज इट 20%, इज इट 30% और इज इट मोर देन 30%? विद दिस हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के डिस्कशन से, दैट इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप फंड्स। तो देखिए, इस चीज के आंसर के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ टाइम में जो इंडिया के स्मॉल कैप सेगमेंट में हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या था। और इसके लिए अगर आप निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स को देखोगे, जिसमें कि इंडिया की टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं, तो ऐसे में इसका जो मीडियन पी रेशो था 5 इयर्स, वो था अराउंड 28 का। बट दिसंबर 2024 में जब इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया, उस ड्यूरेशन में इसका जो पी रेशो था वो 35 के अराउंड पहुंच गया था। एंड विच क्लियरली शोड कि निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें काफी ज्यादा हायर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है। अब इधर मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये पी रेशो वैल्यूएशंस को किस तरीके से बताता है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक में या ओवरऑल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम केवल इस चीज के एंटीसिपेशन पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिस तरीके की पास्ट में परफॉर्मेंस हमें उस पर्टिकुलर इंडेक्स या फिर उस कंपनी में देखने को मिली, उसी तरह की अच्छी परफॉर्मेंस हमें आगे भी देखने को मिलेगी। और उसी एंटीसिपेशन की बेसिस पे सारे ही लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक या उस इंडेक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, उस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। पर जब आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके की परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन उन सारे ही ग्रुप ऑफ कंपनी से करी गई थी, जो कि इस केस में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की कंपनी है, वो उस तरीके की परफॉर्मेंस अर्निंग्स में नहीं शो करती हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो उस पूरे इंडेक्स में कम हो जाता है। एंड इससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक से या उस पर्टिकुलर इंडेक्स से निकालना शुरू कर देते हैं। एंड इसीलिए ये बोला जाता है कि शॉर्ट टर्म में तो किसी भी इंडेक्स में हमें केवल कितने ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। पर इन द लॉन्ग टर्म सारी ही परफॉर्मेंस बेस्ड होती है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स की जो कंपनीज है उसमें अर्निंग्स हमें किस तरीके की देखने को मिल रही है। और यही चीज आपको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है पी रेशो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। और ये चीज आपको ये बताती है कि जितना प्राइस एक पर्टिकुलर इंडेक्स या कंपनी के लिए आप पे कर रहे हो, उसके अगेंस्ट उतनी ही अच्छी अर्निंग्स आपको उन ग्रुप ऑफ कंपनीज या उस पर्टिकुलर कंपनी में देखने को मिल रही है या नहीं। और जितना ही बड़ा ये पी रेशियो की वैल्यू होती है, विच क्लियरली शोज
कि उतना ही बड़ा जो अर्निंग्स और प्राइस में डिफरेंस है वो हमें देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी उतनी ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है ना। अब स्मॉल कैप्स के केस में ये पूरी ही सिचुएशन किस तरीके से प्ले आउट हुई और क्यों इसमें हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला, इस चीज को बेटर समझाने के लिए मैं आपको निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के पीई रेशियो और अर्निंग्स के चार्ट पे लेके चलता हूं, जिसको देखने के बाद आप चीजों को बेटर समझ पाओगे। तो करंट में अपनी स्क्रीन पे आप निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का पीई रेशियो का चार्ट देख रहे हो। इसके केस में जो पिंक लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये आपको निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की जो करंट वैल्यू है यानी प्राइस है वो बताती है, और जो नीचे ग्रीन लाइन आपको देखने को मिल रही है वो इस पूरे इंडेक्स के पीई रेशियो को बताती है। अब यहां तक आप देख सकते हो कि करंट में अगर आप सितंबर के मंथ के एंड तक देखते तो उस ड्यूरेशन में निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की वैल्यू 19,000 के अराउंड चल रही थी, और आप देखोगे कि अक्टूबर से पहले पहले इसका जो पीई रेशियो था वो भी 30 के अराउंड था, यानी अपनी मीडियन पीई के अराउंड ही था। पर अगर आप देखो तो इसके बाद अक्टूबर में अचानक से हमें इसका जो पीई रेशियो है वो 30 से 35 या 36 के राउंड तक जंप देखने को मिला, और इसके पीछे का रीजन था इनकी अर्निंग्स। तो इस केस में अगर आप इनकी ईपीएस पे क्लिक करोगे यानी अर्निंग्स के चार्ट को देखोगे, तो इस केस में जो पिंक लाइन है ये आपको निफ्टी 100 इंडेक्स का करंट प्राइस दिखा रहा है, और इधर जो ग्रीन लाइन है वो इधर इनकी अर्निंग्स आपको शो कर रहा है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अंटिल द एंड ऑफ सितंबर जितनी निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स की वैल्यू थी उसी के लगभग बराबर उसकी अर्निंग्स भी चल रही थी, यानी जितनी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी इस सेट ऑफ कंपनी से रिटर्न्स या फिर ग्रोथ की, उतनी ही ग्रोथ ये शो कर रही थी। पर अचानक से जैसे ही अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं, हमें देखने को मिलता है कि इनकी ग्रीन लाइन में एक बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, यानी जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन मार्केट को इन सेट ऑफ कंपनीज से थी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, उस सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट इनकी अर्निंग्स काफी ज्यादा कम आती है। एंड यही रीजन हमें देखने को मिलता है कि दिसंबर के बाद अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ये जो पूरे इंडेक्स है इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला। और जनरली ये करेक्शन हमें तब तक देखने को मिलता है जब तक ओवरऑल मार्केट की जो वैल्यू है वो उसकी अर्निंग्स के बराबर ना आ जाए। पर अब यहाँ पर सवाल आता है कि यहाँ से आगे क्या इन स्मॉल कैप इंडेक्सेस में फर्दर हमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और क्या ये राइट टाइम इनमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो देखिए ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये चीज का आंसर तो आपको कोई भी नहीं दे सकता, पर यहाँ पर इस चीज को प्रॉपरली समझाने के लिए मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा। तो देखिए रिसेंटली अभी रिपोर्ट आई थी कि फरवरी के एंड के मंथ में इंडिया में जो एसआईपी स्टॉपेज का रेशियो था वो 122% तक पहुंच गया। इस चीज का मतलब है कि हर मंथ अगर 100 नई एसआईपीज ओपन हो रही हैं तो उसके अगेंस्ट एग्जिस्टिंग 122 जो एसआईपीज है वो क्लोज हो रही हैं। और इसके पीछे का रीजन भी एकदम ऑब्वियस था, बिकॉज पिछले कुछ टाइम में जो हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, इस वजह से काफी सारे लोग मार्केट्स को टाइम करने का प्लान कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि अभी हम मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं, और जब यहाँ से मार्केट्स फर्दर और फॉल हो जाएंगे और रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे तब हम मार्केट्स में री एंटर होंगे। पर अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जिन भी लोगों ने ऐसा सोच के मार्केट से एग्जिट कर लिया होगा, राइट ना सिचुएशन ये है कि फरवरी के बाद से जो हमारे ओवरऑल निफ्टी 50 में जो भी करेक्शन हमें देखने को मिला था उसमें से हाफ ऑफ द जो करेक्शन है उसको मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। और सेम चीज हमें निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में देखने को मिल रही है कि जो हमें 26 टू 27% करेक्शन देखने को मिला था फरवरी के मंथ तक, उसमें से 15 टू 16% हमारा मार्केट ऑलरेडी रिकवर कर चुका है। और जिन भी लोगों ने मार्केट से इस ड्यूरेशन में एग्जिट लिया होगा उन सारे लोगों ने ये जो 16% की रिकवरी थी इन द मार्केट्स उसको क्लियरली मिस कर दिया होगा। और इसी के साथ साथ राइट नाउ सिचुएशन अगर आप देखो तो निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का जो पी रेशियो 35 से लेकर 36 तक के लेवल पे जंप कर गया था, वो वापस से 31 के राउंड आ चुका है, और जो कि अपने मीडियन पी 28 के काफी ज्यादा नियर है। यानी वैल्यूएशन वाइज भी पूरा ही स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें वैल्यूएशन अब थोड़े कंफर्टिंग देखने को मिल रहे हैं पहले के कंपैरिजन में। तो ये चीज हमें बताती है कि रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट्स, हमें अपने पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को रखना चाहिए जो कि हम तब इंप्लीमेंट करें जब हमारे मार्केट्स में इस तरह का करेक्शन हमें देखने को मिले, सो दैट लॉन्ग टर्म हमारे रिटर्न्स हमें और भी ज्यादा बेटर देखने को मिल सके। अब अगर मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो आपके पास एक लमसम में अपॉर्चुनिटी फंड होना चाहिए जिसको कि आप मार्केट में तब डिप्लॉय कर पाओ जब मार्केट्स में इस तरीके के करेक्शन देखने को मिले। अब ये अपॉर्चुनिटी फंड हो सकता है आपकी सैलरी में आए हुए बोनसेस या फिर किसी भी तरह का लमसम अमाउंट जो आप अपने पास अलग से इस तरीके की सिचुएशन के लिए सेव करो। अब इस लमसम अमाउंट को आप 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप उसको 25-25 हजार के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं कि आपने किसी निफ्टी 50 के फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है। अब क्योंकि निफ्टी 50 के फंड में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आती हैं तो इनमें हमें रिस्क भी और फॉल भी कम देखने को मिलता है। तो इसीलिए निफ्टी 50 के पर्टिकुलर केस में अगर मुझे 5 to 6% का इंडेक्स लेवल पर करेक्शन देखने को मिलता है तो उधर मैं अपने इस पूरे अपॉर्चुनिटी फंड में से एक पार्ट यानी 25,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो इस लेवल पे इन्वेस्ट कर दूंगा। और फिर फर्दर अगर उसके बाद हमें 5%
25% और करेक्शन देखने को मिलता है तो फिर मैं अपना अगला जो 25,000 है उसको इन्वेस्ट करूंगा। अब सेम स्ट्रेटेजी में फॉलो करूंगा स्मॉल कैप्स के केस में। बस यहाँ पर ओनली डिफरेंस ये होगा कि क्योंकि स्मॉल कैप ज्यादा रिस्की और ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं तो यहाँ पर मैं 5% करेक्शन की बजाय 10% करेक्शन में फर्दर अपनी जो पूरा अमाउंट है उसमें से एक पार्ट उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। अब ये तो हो गया एक जनरल रूल जिस तरीके से लोग अपनी एवरेजिंग करते हैं इस तरीके के मार्केट्स में। अब मैं आपको अपनी एक नई खुद की स्ट्रेटजी बताता हूं जो कि मैं पर्सनली यूज करता हूं जब भी मुझे इस तरीके से मार्केट में करेक्शन देखने को मिलता है। तो देखिए, मैं अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो पी रेशियो के बेसिस पे डिसाइड करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का 5 इयर्स का एवरेज पी था 28 का, और इसके अगेंस्ट जो हमें दिसंबर 2024 के मंथ में हाई पी देखने को मिला था वो मिला था 36 का। तो यहाँ पर ये चीज़ तो मुझे क्लियर थी कि जब जब इतने हायर लेवल पे अगर पी रेशियो जाता है तो मार्केट में फर्दर कुछ करेक्शन आना तो लाजमी है। वैसे में जब मुझे निफ्टी के स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में ये चीज़ दिख रही थी कि इसका पी रेशियो 36 के अराउंड पहुंच चुका है और इसके चांसेस ज़्यादा है कि वो नीचे फॉल होगा रादर देन जिसके ऊपर जाए, तो इसीलिए मैं उस हायर लेवल पे अपनी जो रेगुलर एस है उसमें से 20% अमाउंट जो है वो एस का कम कर दूंगा और उस 20% अपने एस के अमाउंट को अलग से अपने सेव करके रखता जाऊंगा, जिसको कि मार्केट में फर्दर तब इन्वेस्ट करूंगा जब उस ओवरऑल इंडेक्स में मुझे करेक्शन देखने को मिलेगा। अब इस स्ट्रेटेजी से मुझे फायदा ये होता है कि सबसे पहले तो मैं हायर वैल्यूएशन पे मार्केट में कम इन्वेस्टमेंट करता हूं, और सेकेंडली इवन इफ अगर मेरे पास अलग से एक अपॉर्चुनिटी फंड नहीं भी है फिर भी ऐसे केस में मेरे पास अपने आप एक छोटा सा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है जिसे मैं मार्केट के करेक्शन में फर्दर डिप्लॉय कर सकता हूं। पर अब यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि ये मेरी पर्सनली बनाई हुई स्ट्रेटेजी है और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करो। एंड ऑल्सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि इन केस ऑफ स्मॉल कैप फंड अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 6 to 7 ईयर से कम का है, यानी 6 से 7 साल से पहले आपको उस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना हर हालत में अवॉइड करो। अब इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट कि हमें अपनी रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट में से कितने परसेंट जो पैसा है वो स्मॉल कैप फंड्स में एलोकेट करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपकी एज ग्रुप को 3 ब्रैकेट में डिवाइड किया है। एक आती है 20 to 30 ईयर्स की एज ब्रैकेट, तो एक आती है 30 to 45 ईयर्स की एज ब्रैकेट, और फिर नेक्स्ट आती है 45 to 60 ईयर्स की एज ब्रैकेट। अब ऐसे केस में अगर आप सबसे पहले 20 to 30 ईयर्स की एज ब्रैकेट देखो तो इसके केस में आपके पास जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बिकॉज आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कम होती हैं। प्लस इस एज ग्रुप में मोस्ट यूजुअली आपकी जो इनकम लेवल है वो भी कम होते हैं, तो ऐसे केस में आपको जो रिटर्न है अगर वो थोड़े हाई रहे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो ऐसे केस में अगर आपकी एज 20 to 30 ईयर्स की एज के अराउंड है तो उस ड्यूरेशन में आपने 30% जो अमाउंट है उसको एलोकेट कर सकते हो स्मॉल कैप फंड्स में। इसके बाद सेकेंड एज ब्रैकेट आता है 30 to 45 ईयर्स की एज के लोगों का। अब इस केस में आपके ऊपर जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आपके इसी के साथ जो रिस्क टेकिंग एपिटाइट है वो भी कम हो जाती है। और इस ड्यूरेशन में अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20% अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करनी चाहिए। और जो थर्ड एज ब्रैकेट आता है जो कि है 45 to 60 ईयर्स की एज ब्रैकेट का, इसके केस में आपको अपनी रिस्क एपिटाइट को मिनिमम रखना है और इस ड्यूरेशन में आपको स्मॉल कैप्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 10% अपनी टोटल एलोकेशन रखनी है पोर्टफोलियो की। अब ये तो मैंने आपको काफ़ी तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, पर मैं आपको बताऊं अगर आप अपनी एज ब्रैकेट, रिस्क एपिटाइट और इनकम लेवल के हिसाब से इन डेप्थ जानना चाहते हो कि आपको कितना एलोकेशन कौन से सेगमेंट में करना चाहिए, तो इसके लिए हम डिटेल एक वीडियो बना चुके हैं ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉर 2025, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो, जिसका कि लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या फिर इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को ऐड कर दूंगा, तो उसको वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि जो इस वीडियो की शुरुआत में हमने इंडिया के कुछ मोस्ट पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करी थी, उसमें से आपको अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग कौन सा जो फंड है उसको चूज करना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं आपको वापस से धन के डैशबोर्ड पे लेके चलूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड्स को ही डायरेक्टली चूज कर लेंगे, ये देखे कि लास्ट 5 ईयर्स पे इसने सबसे बेटर रिटर्न्स दिए हैं एसबीआई और निपॉन के कंपैरिजन में। बट इसी ड्यूरेशन में अगर आप देखो तो आपको एक चीज़ और भी नजर आएगी कि अगर आप लास्ट 1 ईयर और लास्ट 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में देखो तो इसके केस में लास्ट 1 ईयर में क्वांट्स ने -2% के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं पर एसबीआई ने 5% के और निपॉन ने 6% के। तो इससे हमें ये चीज़ क्लियरली समझ में आ रही है कि केवल पास्ट में हाइयर रिटर्न्स मैटर नहीं करते, बल्कि ये चीज़ें मैटर करती है कि जब मार्केट्स में फॉल आता है तो कौन सा ऐसा फंड है जो कि आपकी जो वेल्थ है उसको बेटर प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए आपको ये सारी फीचर्स को कंपेयर करने के बाद ही अपने लिए एक फंड को चूज करना चाहिए। और आपके लिए मैंने इन तीनों ही फंड्स को एक डिटेल वीडियो में कंपेयर किया है, जिसका कि वीडियो आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, तो उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.